और राजनीतिक परिचय क्या? मैं राजनीति में 50 साल से सक्रिय हूँ क्या? और 50 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ जी और 77 में इंदिरा जी ने नसबंदी करवाई। जी उस नसबंदी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के एमएलए हार गए, जी लेकिन हमारे ओशो का एमएलए रणजीत सिंह राठौड़ उस टाइम में भी जीता। जी दिव्या मदेरणा का पलड़ा भारी है जी। और यही जीतेगी। और काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़े, राजस्थान में क्या रुझान रहने वाले हैं? क्या लगता है पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ फूट देखने को मिल रही है, वो एक हो जाएंगे जाते जाते? तो 6 मुख्यमंत्री के दावेदार बीजेपी में, हमारे तो 2 ही है, एक पायलट है और अशोक जी है। लेकिन राजस्थान के अंदर तो बीजेपी बहुत कठिन मामला है। जी तो अशोक जी ने ये बहुत बढ़िया काम किया कि 500 में गरीबों को गैस सिलेंडर देगा तो उसको भी धुएं से निजात मिलेगी। यहाँ की जनता अगर हमें सरपंच बनाती है, सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे। मेरी नीति बता दूं आगे, मैं अभी जयपुर जाऊंगा सीएम साहब से इनको सीएससी में कन्वर्ट करवाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़। मैं आपके साथ वीर सिंह। जो आज मेरे साथ श्रीमान जी बैठे, पहले तो मैं इनका परिचय दूंगा। वैसे ये परिचय के मोहताज नहीं है। जोधपुर वासियों के लिए, विधानसभा ओसिया वासियों के लिए और शेरगढ़ विधानसभा वासियों के लिए श्रीमान जी हैं वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत गगाड़ी, पंचायत समिति तिवरी, जिला जोधपुर। जो इनके वर्तमान सरपंच है श्रीमती जी लूनी देवी जी, प्रतिनिधि के रूप में ये पूरा नाम लिखते हैं भेरा राम जी पालीवाल, जो एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। तो काफ़ी जो व्यक्ति आज वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो आप जानते भी होंगे इनको। तो आज अपने विधानसभा पे चर्चाएं करेंगे कि आखिरकार विधानसभा की गतिविधियां क्या चल रही हैं ओसिया के अंदर। पहले तो सर हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ साहब, धन्यवाद सर। पहले तो सरपंच साहब मैं जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय। आज हमारी जो जनता है पूरे राजस्थान के वो भी देख रही है आपको। राजनीतिक परिचय क्या? मैं राजनीति में 50 साल से सक्रिय हूँ। क्या बात है। 50 साल से मेरी सक्रिय राजनीति है और 50 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ जी। आज तक कोई अप डाउन हुए, कितने हार आई है जीत आई है, लेकिन मैं एक पार्टी का ही सिपाही हूँ जी। चाहे जीतो चाहे हारो। जी। और पार्टी के अंदर मतभेद हुए, लेकिन मेरी आत्मा में मतभेद नहीं है। मैंने तो कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया है जी। हाँ। और आगे बोलना क्या बोलो आप बोलना चाहो। सरपंच साहब पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप 50 साल से राजनीति से जुड़े हुए हो। शुरुआती दौर कैसे रहे, किसके साथ में आपके मेल मिलाप हुए कांग्रेस के अंदर, वो चीज़ बताओ। ये बताता हूँ। हुआ ये कि मेरे पिताजी एक गांव चौधरी थे और उसका भी गांव में अच्छा मान सम्मान था। मैं स्कूल स्टूडेंट था और स्कूल छोड़ के आया जब ये गांव बहुत पीछे था और शिक्षा के हिसाब से हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल थी। मैंने अपर प्राइमरी शिक्षा यहाँ से पैदल चल करके सेरई गांव में प्राप्त की जी। और फिर 10th की परीक्षा मैंने प्राइवेट स्कूल में दी नहीं और प्राइवेट में मैंने 10 पास की। तो शिक्षा के हिसाब से गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। मैंने यहाँ आकर के राजनीति में हिस्सा लिया 77 में जी। और 77 में इंदिरा जी ने नसबंदी करवाई जी। और नसबंदी करवाई तो सब यहाँ से एमएलए उस नसबंदी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के एमएलए हार गए, लेकिन हमारे ओशो का एमएलए रणजीत सिंह राठौड़ उस टाइम में भी जीता जी। और मैंने उस ज़माने में 77 में रणजीत सिंह की खूब सारी मदद की। गांव में ट्रैक्टर दूसरे के पास नहीं थे, मेरे पास ट्रैक्टर था और उस ट्रैक्टर से मोटर्स ला करके उनको हमने गाँव से जीत दिलवाई। तो उन्होंने मैं बुलाया कि भाई आप क्या चाहते हो। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ प्राइमरी से आप स्कूल को 8वीं तक करो। तो उन्होंने 8वीं तक स्कूल की। बाद में मैं सरपंच बन गया उप सरपंच से। तो मेरे तो शिक्षा में लगा था। तो उस टाइम हमारा एमएलए था नरेंद्र सिंह भाटी। तो उन्होंने हमारी 8वीं से 10वीं की। फिर 10वीं से 12वीं स्कूल करवाने की वक्त आ गई। उस टाइम मैं सरपंच नहीं था, आरक्षण के हिसाब से सरपंच अदर हो गया, ओबीसी की लाइन। ओबीसी में हमारा नंबर नहीं आता, मैं तो सामान्य हूँ। तो वहाँ उस टाइम बद्री जी हमारे मित्र है सांसद, तो वो जीते हुए थे। उनकी डिजायर भी मैंने स्कूल को 12वीं करवा दी। यानी एक स्कूल को मैंने 3 बार एक शख्स ने अपडेट करवाई। क्या बात है। हाँ, ये बात हो रही है अपनी कौन से सन की? ये 12 की लास्ट 12 की है और शुरुआत 80 से है। क्या बात है। हाँ,
उस टाइम से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी खूब अच्छा प्रयास किया, जैसे कि बता रहे हैं कि हमने उस टाइम क्रमोन्नत करवाया स्कूल को, जिस टाइम में शिक्षा के मामले में काफ़ी लोग पीछे थे। तो सर मैं और जानना चाहूँगा, जैसे कि बात करें विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं और हर पार्टी के नेता है वो भागा दौड़ी भी कर रहे हैं, गांव-गांव सर्वे भी कर रहे हैं, गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा रहे हैं, मिल रहे हैं कार्यकर्ताओं से, ग्राम आम जनता से मिल रहे हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा ओसिया से, आपकी वर्तमान जो विधानसभा ओसिया है, विधानसभा के अंदर किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? हमारे हिसाब तो भले कोई कितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाए, दिव्या मदेरणा का पलड़ा भारी है जी, और यही जीतेगी। फिर बाद में तो समय बताएगा, लेकिन मैं जो सोचता हूँ और मैं कितने भी आज के हालात में भी दिव्या मदेरणा का पलड़ा भारी है जी। हाँ। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, आप वैसे काफ़ी राजनीति के और काफ़ी लंबे समय से राजनीति से जुड़े, राजस्थान में क्या रुझान रहने वाले हैं? राजस्थान में भी आज की अगर हवा बराबर काम करती है तो अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी जी। और इलेक्शन अशोक गहलोत के मध्य से हम लड़ा जाएगा तो, और फिर में गबागब होगी तो उसका हमें मालूम नहीं जी। हाँ। और क्या लगता है पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ फूट देखने को मिल रही है, वो एक हो जाएंगे जाते जाते? बिल्कुल एक हो जाएंगे। सत्ता किसी को खारी नहीं लगती है जी। और सत्ता पाने के लिए उनको एक होना पड़ेगा। जी कहाँ जाएंगे? जी। एक होंगे जी और एक होंगे और वापस सत्ता में इनका रिपीट होगा, कांग्रेस पार्टी की सत्ता वापस बनेगी। जी। फूट यहाँ तो 2 कैंडिडेट के अंदर है कांग्रेस में तो, और बीजेपी के अंदर तो हमारे यहाँ वो 10 कैंडिडेट खड़े हैं, तो फूट तो उनमें इनकी कांग्रेस से 10 गुनी ज़्यादा है। जी। तो 6 मुख्यमंत्री के दावेदार बीजेपी में, हमारे तो 2 ही है, एक पायलट है और अशोक जी है, दोनों में हम किसी को एक को बना देंगे। जी। और अब अशोक जी बूढ़े हो गए, हम क्या पायलट जी की समझ दे देंगे, क्या है जी। ये बात। सीएम किसको चाह रहे हो आप? सीएम तो अशोक गहलोत के बराबर कोई हो ही नहीं सकता है, चाहे मैं बूढ़ा हूँ चाहे यंग हो, कोई कुछ भी कह दे। इसके मुकाबले में पूरे हिंदुस्तान में भी सीएम नहीं है। जी। ये सीएम नहीं है, ये आने वाला गांधी है। जैसे गांधी जी ने आज़ादी दिलवाई थी, वैसे ये नया गांधी का अवतार है। जी। इसको आप सीएम मत मानो, इसको आप गांधी मानो। तो जैसे कि सर बता रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का भी पलड़ा भारी है और विधानसभा ओसिया के अंदर दिव्या मदेरणा का भी पलड़ा भारी है, तो अपने और भी बात करेंगे। तो आपके सामने की जो पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, ये हाई कमान की पार्टी, बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। और बात की जाए सर तो बीजेपी का क्या लग रहा है? बीजेपी के भी हमने काफ़ी बार सुने, काफ़ी लोगों से भी सुनते आ रहे हैं कि नया चेहरा घोषित होगा, इस पर कुछ कहना चाहोगे आप? देखो साहब, बीजेपी के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते जी। ये तो हमें बाल्टी का मैं भाषा का तो मैं शुद्ध भाषा का प्रयोग करता हूँ। बाकी बीजेपी वाले तो कहते कुछ है और करते कुछ है, इनका कैंडिडेट का तो कुछ पता ही नहीं लगता है। लेकिन राजस्थान के अंदर तो बीजेपी बहुत कठिन मामला है जी। कांग्रेस आएगी। महंगाई रात कैंप चल रहे थे पिछले दिनों में, आपने भी देखा होगा कि हर गांव हर पंचायत के अंदर कैंप चल रहे थे, स्थायी कैंप लगा रहे थे, जो अप्रैल 24 से लेकर 30 जून तक रखे गए थे। काफ़ी लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो कहाँ तक प्रभाव डालेंगे? महंगाई राहत कैंप आज के टाइम में बहुत प्रभाव डालेंगे। क्यों डालेंगे? ये स्कीमें तो ये गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने पहले भी लागू कर रखी थी, लेकिन जो स्कीम सामूहिक रूप से लागू होती है, ज़्यादा आदमी हम लागू होती है, वो स्कीम प्रभावशाली होती है जी। अच्छी। और इसमें सबसे बढ़िया स्कीम कौन सी थी जो जनता ज़्यादा खुश है? आपकी ग्राम पंचायत की भी बात कर ली जाए, सबसे अच्छी वाली कौन सी लगी जनता को? भी जनता को तो देखो साहब, जनता तो है फ्री में विश्वास करती है ज़्यादातर लोग, तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन स्कीम में ये 9 है, मुझे सब बढ़िया लगती है। देखो, इनको स्वास्थ्य जीवन बीमा है 25 लाख रुपए की, चिरंजीवी, तो ये कोई कम योजना नहीं है, कोई गरीब आदमी इलाज करवा भी नहीं सकता है, बहुत बढ़िया योजना है। बिजली फ्री है, तो भी गरीब आदमियों को भी पंखा की ज़रूरत है, उनको भी कुछ राहत मिलती है। और गेहूँ है, कौन सी स्कीम है इसमें? तो सब स्कीमें 9 के 9 है, मुझे सब बढ़िया लगती है। गैस सिलेंडर पे क्या कहोगे? गैस सिलेंडर पे भी अगर उनको बेचारों को मोदी जी ने उजाला के हिसाब से पहले तो कनेक्शन उनको दे दिए, फिर उनकी रेट बढ़ा दी। बारिशों में गरीब आदमी तो गैस सिलेंडर ले नहीं सकता है, उनके पर में खाली पड़ी थी, वो एक बार भी उनको मिली सिर्फ, उसके बाद में तो उनको दोबारा भराने का काम ही नहीं पड़ा। तो अशोक जी ने ये बहुत बढ़िया काम किया कि 500 में गरीबों को गैस सिलेंडर देगा तो उसको भी धुएं से निजात मिलेगी, उनको भी कुछ आधुनिक ज़माने का एहसास होगा। बहुत बढ़िया स्कीम है जी। हाँ।
देख लीजिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो उज्ज्वल योजना थी वो पीएम साहब ने लागू की और ग्राम पंचायत के अंदर जो अभी कैंप लगे उसके अंदर 500 रुपये का सिलेंडर किया है, तो उससे कहीं ना कहीं जनता को राहत मिली है। तो अपने और जानेंगे सर, अब अपने करते हैं ग्राम पंचायत से संबंधित बात। आप वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि भी हो। बिल्कुल। तो अपने आज आपकी ग्राम पंचायत के लोग भी आपसे बहुत बड़ी बड़ी ग्रामीण आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं। जब हमारे सरपंच बने थे, आज आपका 3-3.5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 3 होने जा रहा है जी। हाँ। सबसे बड़ा विकास कार्य आपने क्या करवाया, और चुनावी मैदान में आने से पहले आपने सोचा होगा कि जब यहाँ की जनता अगर हमें सरपंच बनाती है, सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे, ऐसी कोई समस्या सर? समस्याएं तो बहुत है, लेकिन मैंने सबसे पहले यहाँ सड़क थी कमज़ोर, तो पहले तो हमने दिव्य मदीना से कह करके उनको सड़क को नवी बनाई 12 फीट की, और फिर बजट का सड़क का बजट ज़्यादा था तो बालेश्वर में उन्होंने पीछे से 100 फुट की रोड मंजूर हो गई। मैं वापस गया एमएलए साहब के पास, मैंने भी गगाड़ी से तिवरी के अंदर ये डबल रोड 100 फुट की बनवा दी। तो सड़क, मुझे सड़क की सबसे पहले ज़रूरत थी ज़्यादा, तो हमने सड़क को 4 साल में 2 बार रिलीव करके नई बनवा दी। और मुझे शौक़ है गांव में रोड लाइट लगाने का, तो मैंने सड़क गांव के बाद सीसी रोड बनाई और फिर उनके अंदर डिवाइडर लगवाए, इसमें लाइटें लगाएंगे, गांव का नयापन होगा और रात को चोरियाँ वोरियाँ नहीं होगी, आने वालों को लगेगा भी गगड़ी गांव भी बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ लाइटें लगाएंगे। और विकास के मामले में देखो तो सबसे पहले सड़क थी, उसके बाद में स्वास्थ्य है। तो इस गांव में पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था। मैंने पहले सरपंच से मैं पहले और रहा हूँ, पहले सरपंच में बस मैंने इसमें एड पोस्ट करवाई थी। और फिर 12 में जब बद्रीनाथ भी सांसद थे, जब मैंने इसको पीएचसी भी करवा दी। और फिर सीएम साहब ने, मैं एक अकेला जा करके मिला तो उन्होंने हमारी बिल्डिंग भी स्वीकृत कर दी। आज गगाड़ी की पीएचसी की बिल्डिंग शायद मदानिया में वैसी नहीं है, इतनी बढ़िया 2 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है। अब मेरी नीति बता दूं आगे, मैं अभी जयपुर जाऊंगा सीएम साहब से इनको सीएससी में कन्वर्ट करवाने के लिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है गगाड़ी वासियों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, कि आपको जो सुविधा मुहैया होगी वो आपकी ग्राम पंचायत गगाड़ी के अंदर मिलेगी। डिलीवरी तक की सुविधा यहाँ मिलेगी। जैसे कि सरपंच साहब बता रहे हैं कि फिर मेरी मुलाकात सीएम साहब से हो गई और उसके बाद में फिर हम एक प्रस्ताव रखेंगे और सीएम साहब क्या करेंगे आगे वो भी आप देखोगे आने वाले दिनों के अंदर। तो सर, मैं और भी जानना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्रों के अंदर, अपने यहाँ की क्या अवस्था है? मेरे यहाँ पानी की बहुत अच्छी सुविधा है, कोई समस्या नहीं है। ये मात्र ग्राम गगाड़ी पंचायत ऐसी है जहाँ में 3 JJY की ट्यूबवेल चलती है, और मैंने उसको ऐसे ठेका और उसको इनाम दे करके ऐसी चलाई कि एक दिन भी पानी की सप्लाई बंद नहीं रखी। कैसे? तैयार तो ग्राम पंचायत करवाती है, लेकिन मैंने उनको इनाम के रूप में, आप इसको 6 महीने ख़राब नहीं होगा, आपको 2000 का इनाम देंगे, आपको 5000 का इनाम देंगे। इसलिए हमारी योजना सबसे तगड़ी चली और लोगों का एक दिन में भी आक्रोश पानी के मामले में नहीं हुआ। फिर ये हमारे PhD द्वारा CLR का वो SCR बड़ी टंकी बनवा दी, तो गांव में भी उसका पानी आ रहा है, मीठा पानी। जल जीवन मिशन के तहत वो बड़ी टंकी, उसको जल जीवन उनको CR बोलते हैं, CR, तो वो भी टंकी बना रखी है। तो गगाड़ी गांव में के अंदर कोई पानी की समस्या नहीं है। तो सर, मैं एक आपसे मेरा पर्सनल निजी सवाल रखना चाहूँगा आपके आगे। आप इतने लंबे टाइम से राजनीति, 50 सालों से राजनीति में हो, और उस टाइम की राजनीति और अब वर्तमान की राजनीति में कितना का अंतर लग रहा है? बहुत अंतर। आज की राजनीति तो बहुत तुष्टिकरण की राजनीति, बोलो मैं सही से बताता हूँ। राजनीति के अंदर राजनीति करने का मज़ा भी नहीं आता है। अच्छे इंसान जो नेक है उनकी पूछ परख है नहीं। राजनीति आप जैसे बड़े बालों वालों के पास चली गई और अपना काम निकाला, बहन तो चलते बनो। आज की राजनीति उस राजनीति की अपेक्षा में बहुत कमज़ोर है। बजट ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, लेकिन संतुष्टि कम है। लोगों का काम कराओ कितना तो भी संतुष्टि कम है। इस पे क्या कहना चाहोगे? जो आज युवा नेता भी काफ़ी हैं, वो भी आपको देख रहे हैं, वो भी आपसे अनुभव लेना चाहते हैं। देखो, बुजुर्गों का अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। अनुभव के रूप में क्या कहना चाहोगे? अनुभव के रूप में लेना चाहते तो बहुत बड़ी बात है, उनको लेना चाहिए। राज तो आने वाले टाइम में इनको चलाना है।
और हम तो कितना दिन चलाएंगे। जी। तो अनुभव तो लेना ही चाहिए इनको। और ऐसे पढ़े में तो आजकल के युवा सब होशियार ही है, एजुकेशन में तो कमज़ोर है नहीं। अब राजनीति मौका किसी को मिलता है, कर्म वालों को मिलता है, तो सबको मिलना तो आसान है नहीं। तो जनता की सेवा करेंगे, हमारे जैसे सिद्धांतों को अपनाएंगे तो ज़रूर उसको सुविधा आने वाले युवाओं को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, ये बात है जी। तो ये मेरे साथ सरपंच साहब थे, ग्राम पंचायत गगाड़ी से प्रतिनिधि के रूप में जुड़े हुए थे और एक विधानसभा के बारे में इन्होंने बात की, हमसे बातचीत में बताया कि जो स्थिति है वर्तमान के अंदर और काफ़ी लंबे समय से राजनीति के अंदर, हमने वो भी आपको बताया। और सरपंच साहब आपने भी हमें समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब, आप यहाँ आए, हमारी खैर कुशल पूछी, हमारा जो भी कार्यकाल देखा, आप हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, चाहे भले है या बुरी है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में वीर सिंह, कैमरामैन गुरविंदर के साथ में इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे नए नए राजनेताओं से, पुराने राजनेताओं से, और राजनीति के अंदर क्या चल रहे सियासी अड्डों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़।